गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 10 का अध्ययन शुरू किया था। लगभग आधे पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे आपका कर्णकारक। कर्णकारक के जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो होते हैं से या के द्वारा, और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा दी गई है। किसी क्रिया अर्थात कार्य को करने में जो कारक कर्ता को सबसे अधिक सहायता देता है उसे कर्णकारक कहते हैं। यानी किसी काम के करने में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्णकारक कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है, जिस साधन की सहायता से कर्ता किसी काम को पूरा करता है। कोई भी काम करने वाला है व्यक्ति, तो वो जिस साधन की सहायता से अपने काम को पूरा करता है उसे हम कर्णकारक कहते हैं। कर्णकारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। जैसे राम है कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। तो इस वाक्य में क्या कहता है कि इस वाक्य में कर्ता है, कर्ता कौन है? राम। और कर्ता राम की क्रीडति क्रिया को पूरा करने में कंदुक सबसे अधिक सहयोगी। कर्ता यहाँ पर क्या है? राम है, और उसका काम क्या है? क्रीडति यानी कि खेलना। तो उस खेलने में उसकी सहायता कौन करता है? वो किसके द्वारा खेलता है? गेंद के द्वारा। ठीक है, तो खेलने कार्य को पूरा करने का काम कौन कर रही है? गेंद। तो इसलिए गेंद क्या है यहाँ पर? कंदुकेन कर्णकारक है। ठीक है, कंदुकेन का अर्थ क्या होता है? गेंद से। तो यहाँ पर कंदुकेन शब्द क्या है? हमारा कर्णकारक है, और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कंदुकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये कर्णकारक है, और कर्णकारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नृप है वायुयानेन याति, राजा वायुयान से जाता है। याति क्या होता है? जाता है। राम है बाणेन रावणम हंति, राम बाण से रावण को मारता है। तो इसमें वायुयानेन क्या है? कर्णकारक है। बाणेन भी क्या इसमें? कर्णकारक है। ठीक है, इस प्रकार अन्य उदाहरण है। अश्व है पादई ही धावती, घोड़ा पैरों से दौड़ता है। तो दौड़ने का काम किससे होता है? पैरों से। तो पादई क्या इसमें? कर्णकारक है। ठीक है। श्री कृष्ण है रथेन गच्छति, श्री कृष्ण रथ से जाते हैं। तो जाने का काम किससे हो रहा है? रथ से। ठीक है, तो रथेन क्या है यहाँ पर? कर्णकारक है। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया उपयुक्त वाक्यों में वायुयानेन बाणेन पादई कमलेन कलमेन, कलमेन वाला क्या था? ये लता कलमेन लिखती, लता कलम से लिखती है। ठीक है, और रथेन क्या है? ये कर्णकारक है, अतः तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का। ठीक है। उसके बाद है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो निशान होता है वो क्या होता है? को या फिर के लिए, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा इसकी, कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या देने की इच्छा करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता यानी कि काम को करने वाला, या किसी व्यक्ति को कुछ देता है या देना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? किसको? जिसको वो देता है या देना चाह रहा है उसको हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है। अथवा दूसरी परिभाषा है, कर्ता क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब अपने काम के द्वारा जिसको कुछ देता है, ठीक है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है? को या फिर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा में दिया गया कि कर्ता अपने काम के द्वारा जिसको कुछ देता है या देना चाहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्णकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, माता पुत्राय दुग्धम ददाती, माता पुत्र को दूध देती है। तो यहाँ पर माता क्या है? कर्ता है, और अपनी ददाती क्रिया के द्वारा, ठीक है, पुत्र को क्या देना चाहते हैं? दूध देना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर पुत्र क्या है? संप्रदान कारक है, और जो हमारा दूध है ये क्या है? कर्मकारक है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इस वाक्य में माता यानी कर्ता के द्वारा पुत्र को दूध दिया जा रहा है, अतः पुत्र संप्रदान कारक हुआ, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अन्य उदाहरण दिए गए, जैसे सह विप्राय गाम ददाती, वह ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर विप्र क्या है? जिसको वस्तु दी जा रही है वो क्या होता है?
संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर विप्र यानी ब्राह्मण क्या है, संप्रदान कारक है। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, तो यहाँ पर शिष्याय संप्रदान कारक है। राधा बालकाय भोजनम ददाति, राधा बालक को भोजन देती है, तो यहाँ पर बालक क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। अध्यापक है छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, अध्यापक छात्रों को इनाम देता है, तो यहाँ पर छात्र क्या है, हमारे संप्रदान कारक है। ठीक है। और रामाय मोदकम रोचते, राम को मोदकम लड्डू अच्छे लगते हैं, तो ये यहाँ पर एक अलग से नियम है यहाँ पर ये कि जो जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक है। पहले नियम में इसमें बताया कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है वो भी संप्रदान कारक होता है, और जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को अच्छी लगती है वो भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर लास्ट उदाहरण आपका रामाय मोदकम रोचते, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर लड्डू किसको अच्छे लगते हैं, राम को, तो राम भी क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक माना जाता है। ठीक है। आ कहता है उपर्युक्त वाक्यों में विप्राय शिष्याय, यानी कि ये बताए कि जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें कौन कौन से हैं संप्रदान कारक, ये आपको पता ही है। विप्राय, शिष्याय, बालकाय, छात्रेभ्य तथा रामाय संप्रदान कारक है, इसलिए इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये था आपका संप्रदान कारक। उसके बाद आपका आगे अपादान कारक। ठीक है। तो अपादान कारक का जो चिन्ह है वो क्या होता है, से, और से कौन सा, पृथक अर्थ में। पृथक क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। से कहाँ पर, अलग होने के अर्थ में अगर आता है, ठीक है, तो वो कोई किसका निशान होगा, अपादान कारक का। अगर से क्रिया के साधन के रूप में आता है, एक जगह पर आता है इस क्रिया के साधन के रूप में, ठीक है, तो वहाँ पर ये कर्ण कारक होता है, और जब ये अलग होने के अर्थ में आएगा तब ये संप्रदान कारक माना जाएगा। ठीक है। और इसमें विभक्ति कौन सी लगती है, संप्रदान में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है। आगे कहता है इसकी परिभाषा में, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि से अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है, स्थिर मतलब जो वस्तु अपनी जगह पर टिकी रहती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, ये इनमें से अगर कोई वस्तु अलग हो रही है, जैसे वृक्ष से फल गिर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई वृक्ष है और इससे कोई फल गिरा है या पत्ता गिरा है, ठीक है, तो ये वस्तु, ये फल है या पत्ता है जो भी है, ये वृक्ष से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस अलग होते समय जो वस्तु स्थिर अपनी जगह पर स्थिर रहती है, तो यहाँ पर स्थिर क्या रहता है, वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो वृक्ष क्या यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक है। और जो वस्तु अलग होती है वो कर्ता कारक ही होती है। ठीक है। उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी जो वस्तु अलग हो रही है, और जिससे अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वो क्या है, अपादान कारक होता है। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी परिभाषा में कहता है कि जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना पाया जाए, तो जिस वस्तु से अलग होना पाया जाए से अपादान कारक कहते हैं। जिस वस्तु से अलग होना, ये भी आपने ध्यान रखना है, या इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहली परिभाषा में बताया कि जो वस्तु स्थिर रहती है, अलग होते समय जो वस्तु स्थिर मतलब अपनी जगह पर रहती है वो अपादान कारक होती है। या फिर आप ये समझ लो कि जिस वस्तु से अलग होना पाया जाता है, यानी कि जिस वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, तो जिस वस्तु से अलग हो रही है वो क्या है, अपादान कारक होता है। ठीक है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने के अर्थ में। जैसे यहाँ पर वही उदाहरण दिया, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अगर वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो वृक्ष अपनी जगह पर रहेगा, पत्ते अलग होकर नीचे आ जाएंगे जमीन पर, तो वृक्ष क्या होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा, और पत्ते हैं जो वो कर्ता कारक ही रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ पर वृक्ष अपादान कारक हुआ, और अपादान में पंचमी विभक्ति
होकर वृक्षात हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति क्यों लगाई गई है वृक्षात, क्योंकि वृक्ष क्या है अपादान कारक है और अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है पंचमी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गंगा हिमालयात निस्सरती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा जब हिमालय से निकलेगी तो हिमालय क्या हो जाएगा अपादान कारक, और इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी पंचमी, इसीलिए क्या लगा हुआ यहाँ पर हिमालयात। ठीक है, आगे है अश्वतार है अश्वात पतती, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो घुड़सवार गिरेगा तो घोड़ा तो अपनी जगह पर है, लेकिन घुड़सवार नीचे गिर जाएगा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक। ठीक है, राम है ग्रामात आयाति, राम गांव से आता है। तो जब गांव से आएगा तो गांव तो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो गांव से वो अलग हो जाएगा, तो गांव क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक। ठीक है, आगे है महिला कुपात जलम आनेति, महिला कुएं से जल लाती है। तो कुआं क्या हो जाएगा यहाँ पर अपादान कारक कुपात, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है बालक भवनात् अवतरती, बालक भवन से उतरता है। ठीक है, भवन से उतरेगा तो वो भवन से अलग हो रहा है। ठीक है, भवन से उतर रहा है मतलब भवन से वो अलग हो रहा है, इसलिए भवन क्या हो जाएगा अपादान कारक। तो इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है पंचमी भवनात्। तो नीचे वही बात दी गई कि इन वाक्यों में कौन कौन से अपादान कारक हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिए हिमालयात अश्वात। ठीक है, ग्रामात कुपात और भवनात्, ये सारे क्या हमारे अपादान कारक हैं, इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे आपका संबंध कारक, संबंध कारक के बारे में हमने पहले बताया था कि इसको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। संस्कृत में केवल 6 ही कारक होते हैं, हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं, संस्कृत में केवल 6 होते हैं। तो संस्कृत में संबंध व संबोधन को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता यही बताया था कि क्योंकि कारक कौन से माने जाते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, लेकिन संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इनको कारक नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसके जो निशान होते हैं वो क्या होते हैं हमारे का, के, की, और इसमें विभक्ति कौन सी लगाई जाती है षष्ठी। तो संस्कृत में से केवल संबंधवाचक पद कह सकते हैं, कारक नहीं कह सकते हम। तो इसकी परिभाषा क्या है इसको पहचानने की, संस्कृत के आचार्य संबंध को कारक नहीं मानते, ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका शब्दों इन जो संबंध के जो शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, बल्कि दो वस्तुओं प्राणियों या संज्ञाओं का परस्पर यानी आपस में संबंध होता है। दो वस्तुओं का आपस में संबंध हो सकता है, दो प्राणियों का हो सकता है, या व्यक्ति प्राणी का वस्तु के साथ हो सकता है, लेकिन क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। इस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम जब किसी वस्तु प्राणी या संज्ञा का किसी अन्य वस्तु प्राणी या संज्ञा के साथ संबंध हो तो उसे संबंध कहते हैं। देखो यहाँ पर कारक नहीं लिखा इन्होंने, क्यों लिखा, क्योंकि इसको कारक नहीं माना जाता, केवल संबंध, उसे क्या कहते हैं हम संबंध, और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण है रामस्य माता आगच्छति, राम की माता आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाक्य को देखें तो जो हमारी क्रिया क्या है आगच्छति, आगच्छति मतलब आ रही है, तो आ कौन रही है माता। ठीक है, तो आगच्छति क्रिया के साथ संबंध किसका है माता का, न कि राम का। राम का कोई संबंध नहीं है, राम का संबंध किससे है माता से, इसलिए राम को हम कारक नहीं मानते। कारक यहाँ पर कौन माना जाएगा माता, कौन सा कर्ता कारक, और राम केवल संबंधवाचक पद है जिसका संबंध किसके साथ है माता के साथ है, न कि आगच्छति क्रिया के साथ। आगच्छति का संबंध किससे है माता के साथ, और राम का संबंध किससे है माता के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का संबंध किससे है माता से, तो माता ही केवल इसमें कारक है, राम इसमें कोई कारक नहीं है। ठीक है, राम क्या एक संबंधवाचक पद है, और संबंध को बताने के लिए राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यही बात नीचे कहता है कि इस वाक्य में राम शब्द का संबंध माता से है, न कि आगच्छति क्रिया से। ठीक है, अतः राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है राम है राज्यपुत्र अस्ति, राम राजा का पुत्र है। ठीक है,
तो यहाँ पर राम जो राजा है शब्द है ना, इसका संबंध किससे है? राम से है या फिर पुत्र से है, न कि अस्थि क्रिया से। क्रिया क्या है? अस्थि। ठीक है, तो इसका संबंध अस्थि से नहीं है, अस्थि का संबंध है राम से और पुत्र से। ठीक है, उसके बाद है सुकस्य। सुकस्य वर्ण हरित अभवति, तोते का रंग हरा होता है। तो यहाँ पर सुकस्य यानी कि तोते का संबंध क्रिया से नहीं है, तोते का संबंध किससे है? वर्ण से है। क्रिया का संबंध किससे है? क्रिया का संबंध वर्ण से है या हरित से, इन दोनों शब्दों से है, वर्ण हरित है। लेकिन सुकस्य का संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए सुकस्य क्या है? संबंधवाचक पद है। आगे है एष है सीताया पिता अस्ति, है सीता का पिता है। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध किससे है? पिता से, न कि सीता से। ठीक है, तो सीता क्या है? इसमें संबंधवाचक पद है। आगे है मम माता शिक्षिका अस्ति, मेरी माता अध्यापिका है। ठीक है, तो इसमें मम शब्द क्या है? आपका संबंधवाचक पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। आगे है रामस्य पिता दशरथ अस्ति, राम का पिता दशरथ है। तो यहाँ पर भी रामस्य शब्द क्या है? संबंधवाचक शब्द है। ठीक है, तो यही बात बताएगी। उपयुक्त वाक्यों में राज्ञ, सुकस्य, सीताया, मम और रामस्य शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये संबंधवाचक पद हैं। ठीक है, उसके बाद आता आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? में और पर, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा है इसकी, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार का अर्थ होता है कि जहाँ पर कार्य यानी क्रिया हो रही है या हुई है या होगी। ठीक है, काल तो कोई भी हो, लेकिन क्रिया का आधार कौन माना जाएगा? जहाँ पर काम होना है या हो रहा है या होगा। ठीक है, अर्थात जिस स्थान पर कर्ता कार्य करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह क्या है? में और पर। ठीक है, क्रिया के आधार को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण क्या होता है? जहाँ पर कर्ता यानी कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपना काम करता है, वो क्या होता है? क्रिया का आधार होता है, जहाँ पर वो काम करता है। ठीक है, जैसे सह ग्रामे वस्ती, वह गांव में रहता है। ठीक है, सह ग्रामे वस्ती, वह गांव में रहता है। तो यहाँ पर काम क्या है? वस्ती यानी रहने का। तो यह काम कहाँ पर हो रहा है? गांव में। तो गांव क्या है? हमारा क्रिया का आधार है, और इसी आधार को हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया, इस वाक्य में वस्ती क्रिया का आधार ग्राम है, अतः ग्राम अधिकरण कारक है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसलिए ग्राम शब्द में कौन सी विभक्ति लगाई इन्होंने? सप्तमी। आगे है अन्य उदाहरण दिए गए हैं। कहता कि छात्राः विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कहाँ पर हो रहा है? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या है? हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, इस प्रकार खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठने का काम कहाँ पर हो रहा है? वृक्ष पर। तो वृक्ष क्या है? अधिकरण कारक है और क्रिया का आधार है। बालकः शय्याम सेते, बालक शैया पर सोता है। शैया मतलब उसका सोने का जो भी बेड है, चारपाई है, जो भी है। तो यहाँ पर शैया शब्द क्या है? अधिकरण कारक है, क्योंकि सोने का काम कहाँ पर हो रहा है? शैया पर। आगे तिलेषु तैलम भवति, तिलों में तेल होता है। तो तेल कहाँ पर होता है? तिलों में। तो तिल क्या है यहाँ पर? अधिकरण कारक। कमलानी तड़ागे विकसंती, कमल तालाब में खिलते हैं। तो कमल के खिलने का स्थान क्या है? तड़ाग। तो तड़ाग क्या है? यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है, तो यही बात बताएगी। उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय, वृक्षे, शय्याम, तिलेषु, तड़ागे अपनी अपनी क्रियाओं के अधिकरण अर्थात आधार हैं, अतः इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे आपका संबोधन। ठीक है, संबोधन को भी संस्कृत में कारक नहीं मानते, ये बात मैंने आपको बताई है। तो संबोधन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी को दूर से बुलाने या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, या बुलाना है या अपनी तरफ उसका ध्यान अपनी तरफ करना है। ठीक है,
वो कहीं, उसका ध्यान कहीं और है, तो उसका ध्यान आपको अपनी तरफ आकर्षित करना है, यानी अपनी तरफ देखने के लिए उसको बोलना है, तो उसके लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके चिन्ह, संबोधन के चिन्ह कौन से होते हैं? चिन्ह यानी प्रसर्ग हे, अरे, भो। ठीक है, हे, अरे, भो होते हैं। ये प्राय शब्द के से पहले प्रयुक्त होते हैं। संबोधन में भी जैसे हमें राम को बुलाना है तो राम से पहले हे का प्रयोग करेंगे, जैसे हे राम। ठीक है। उसके बाद कहता है संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको पता है। जैसे आपने शब्द रूप याद किया था बालक का, तो संबोधन में फिर वही विभक्ति आ जाती है बालक की, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। केवल प्रथमा एक वचन में ही कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि संबोधन के में वैसे तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या कहता है कि केवल एक वचन में, संबोधन के प्रथमा के एक वचन में ही कुछ अंतर होता है। शेष रूप संबोधन एवं प्रथमा विभक्ति में एक समान होते हैं। अतः संबोधन की तरह, संबंध की तरह संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। ठीक है। तो ये कहता है जैसे आपके बनते हैं प्रथम विभक्ति में बालक है बनता है एक वचन में, तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति में विसर्ग आती हैं, लेकिन एक वचन में जब हम संबोधन में बनाएंगे तो ये विसर्गे हट जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर कहता है कि केवल प्रथमा के एक वचन में ही कुछ अंतर होता है। जैसे लता का बनता है प्रथम में लता, और संबोधन में क्या बन जाएगा, हे लते। ठीक है, लेकिन बाकी द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं। जैसे बालक है बालकौ, हे बालक, हे बालकौ, बालक है बालकौ, बालकः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। लता लते, लताः, हे लते, हे लते, हे लता। द्विवचन और बहुवचन हमेशा सेम रहते हैं। अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हे छात्र अत्र आगच्छ। तो यहाँ पर छात्र को बुला रहा है वो, इसलिए छात्र में संबोधन का प्रयोग किया गया है, हे छात्र, हे लगा करके। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। हे बालक त्वम किम पठसि, हे बालक तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर बुलाने का काम नहीं हो रहा, वो बालक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे पूछने के लिए कि हे बालक तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बालक क्या है, संबोधन। हे लते त्वम कुत्र गच्छसि, हे लते, हे लता तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर लता क्या है, संबोधन है। भो राम किम पठसि, हे राम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर राम क्या है, हमारा संबोधन है। और हे ईश्वर तुम संसारम रक्षसि, हे ईश्वर तुम संसार की रक्षा करते हो। तो यहाँ पर हे ईश्वर शब्द जो है ये क्या है, संबोधन है। आगे नीचे दिया गया ध्यातव्यम। ध्यातव्यम क्या अर्थ होता है कि ध्यान रखें कि संस्कृत के आचार्य संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते। ये बात आपको पता है, ये संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, परंतु इनका प्रयोग कारकों के साथ ही होता है। अतः संस्कृत व्याकरण केवल 6 कारक ही मानते, लेकिन इनका प्रयोग जरूर होता है कारकों के साथ। ठीक है, लेकिन इनको कारक नहीं मान जाते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले 3 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था, वह इनको नोटबुक में भी आपने लिख लिया था। तो आज हमारा अगला प्रश्न है, अपादान कारक की परिभाषा देकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अपादान कारक आपने आज पढ़ा था, उसकी आपने परिभाषा देनी है, एक उदाहरण लिखना है और उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना, 2 परिभाषा दी गई है, दोनों में से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे परिभाषा में, किसी वस्तु स्थान प्राणी आदि से अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है वो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद क्या करना, आपने एक उदाहरण लिखना है, जैसे यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद जैसे
वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते, ये हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल संस्कृत वाला ही उदाहरण लिखें। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती। उसके बाद आपसे बोला स्पष्ट करें, तो स्पष्ट करने के लिए आपको ये नीचे वाली लाइन लिखनी है। इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ पर वृक्ष अपादान कारक हुआ और अपादान में पंचमी विभक्ति होकर वृक्षात हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न के उत्तर में आपने एक तो ये परिभाषा लिखनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद जैसे शुरू करेंगे और यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, ये हिंदी वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे में उदाहरण लिख के फिर नीचे वाली ये लाइन लिख देनी है पूरी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अधिकरण कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अधिकरण कारक को भी यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है, तो अधिकरण कारक की परिभाषा लिखेंगे पहले उसी तरह। ठीक है, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर कर्ता कार्य करता उसे अधिकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण, जैसे उदाहरण लिखेंगे आप, जैसे सह ग्राम्य वस्ती, वह गांव में रहता है। ठीक है, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद ये नीचे वाली स्पष्ट करना है तो नीचे वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, इस वाक्य में वस्ती क्रिया का आधार ग्राम है, अतः ग्राम अधिकरण कारक है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये वाली आपने लिखनी है परिभाषा, एक उदाहरण और नीचे स्पष्ट करने वाली लाइन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विभक्ति किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो विभक्ति का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। तो यहाँ से आप लिखेंगे वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि स्पष्ट कीजिए। हिंदी कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो ये वाली तालिका आपने लिख देनी है, ये भी आपकी विभक्ति हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया, कारक लिख देने हैं और ये चिन्ह लिख देने हैं आपने। ये तीनों, ये पूरी तालिका आपने इसके उत्तर में लिख देनी है। ठीक है, प्रकार आपसे नहीं पूछेंगे, केवल आपने ये परिभाषा लिखनी है और ये नीचे वाली तालिका लिख देनी है पूरी, कौन कौन सी विभक्ति होती हैं, वो कुछ किस किस कार की कौन सी विभक्ति होती है और उनके क्या क्या चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये पूरा आपने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा आपने लिख देना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कारक विभक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो ये उसी से अगला प्रश्न है, कारक विभक्ति किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में आपने लिखना है जो विभक्तियाँ, यहाँ से जो विभक्तियाँ क्रिया के साथ संबंध के आधार पर शब्दों में लगती हैं उन्हें सामान्य, और जिनमें सामान्य नियम लगते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट करना है, ये उसकी परिभाषा हो जाएगी, ये उदाहरण, और स्पष्ट में आपने नीचे वाली लाइन लिखनी है। इस वाक्य में पठती अर्थात पढ़ने की क्रिया करने वाला कर्ता है, अतः राम है शब्द में प्रथमा विभक्ति का हुई है और पढ़ने की क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ा है, अतः पुस्तक कर्म हुआ और कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है, तो ये पूरी आपने यहाँ से जो से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपने लिख देना है। ठीक है, तीनों चारों लाइन विभक्ति के प्रश्न में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कर्ण कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सही स्पष्ट करें। तो कर्ण कारक आपका तीसरा कारक था, हमने पढ़ा था जो। तो इसमें आपने लिखना है एक परिभाषा, दो परिभाषा दी गई है, इनमें से एक परिभाषा लिख लेंगे। जैसे किसी क्रिया के को करने में जो कारक कर्ता की सबसे अधिक सहायता देता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद जैसे शुरू करेंगे, जैसे यहाँ से, जैसे राम है कंदुकेन क्रीडती, राम गेंद से खेलता है। ये आपने लिखना नहीं है, केवल संस्कृत में लिखनी है परिभाषा, उदाहरण संस्कृत में उदाहरण देना है, राम है कंदुकेन क्रीडती, और नीचे फिर स्पष्ट करना है, ये वाली लाइन आप पूरी लिख देंगे स्पष्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से पहले इस परिभाषा लिखेंगे, फिर जैसे शुरू करेंगे, ये छोड़ देंगे और नीचे वाली ये दोनों लाइन आप लिख देंगे। ठीक है, तो आज के जो हमने प्रश्न की, ये सारे प्रश्न आपने आज कॉपी में लिख लेने हैं। 8 प्रश्न तक, 3 मैंने पहले लिखवाए थे, तो 4 से लेकर के 8 तक आपने ये सारे प्रश्नों के उत्तर
अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। बाकी प्रश्नों को हम बुक में फिल करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।